नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसके 4 अध्याय कंप्लीट कर डाले हैं। आज जो हमारा अगला लेक्चर है वो है यायावर साम्राज्य, लेक्चर नंबर 5। तो इससे पहले हम इस्लामिक उदय पढ़े, है ना। इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से वो फैला, हजरत मोहम्मद साहब ने उसको सबसे पहले मक्का से मदीना तक कैसे यात्रा की, तो वो फैला। उसके बाद कैसे कैसे मतलब साम्राज्य बढ़ा, है ना। तो वो हमने पढ़ा, उसके वो हमने कल के लेक्चर में देखा। आज हमारा जो लेक्चर है वो है यायावर साम्राज्य, है ना। तो यायावर का मुख्यतः मतलब होता है घुमंतु, है ना। घुमक्कड़ लोग जो होते हैं, है ना, जो एक स्थान पर नहीं, मतलब अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। आज यहाँ, फिर कुछ दिन बाद कुछ और आगे, फिर कुछ और आगे, तो मतलब वो घूमते रहते हैं ऐसे। उन्हें यायावर साम्राज्य, यायावर कहा जाता है। तो उन्हीं लोगों द्वारा बनाया हुआ एक साम्राज्य है जिसे यायावर साम्राज्य कहते हैं। तो यायावर साम्राज्य क्या है कि इसकी अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है ना। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मुख्यतः घुमक्कड़ होते हैं, या यह भी कहा जा सकता है ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द की भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की। एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश को सुचारू रूप से शासन प्रदान किया, है ना। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण और गैर ऐतिहासिक हो जाती, क्योंकि वे कभी किसी बधे बताए सांचे से ढलते हैं, है ना। और परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण हो जाती है जब यावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। तो ये मूलतः यायावर साम्राज्य के बारे में बता रहा है ना। अध्याय 4 में जैसे हमने इस्लामिक इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया, जो अरब प्रायद्वीप की यायावर परंपरा पर आधारित था। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन करेंगे। ये क्या है, ये मध्य एशिया के मंगोल हैं, जिन्हें 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। चंगेज खान कहते हैं बहुत महान योद्धा था, है ना। उसका साम्राज्य जो था यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलियों के लोग, यायावर लोग, दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के लोग, ये यायावर, एक ऐसे अलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। तो मुख्यतः जो हमारे एनसीईआरटी में बताया गया है वो जो साम्राज्य चालू हुआ उससे पहले ही किस हिसाब से रहते थे, है ना। इनके खान पान का, रहन सहन का चीन के हिसाब से कितने अलग थे, है ना। तो ये मूलतः मंगोलिया का जो शासन है, मंगोल का जो चंगेज है, उसके बारे में यायावर साम्राज्य में बताया गया है। तो इस अध्याय में हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया है ना। तो मंगोल के सामने चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही के विजित देशों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए, है ना, उन्हें नए कदम उठाने पड़े, समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा, है ना। इसने मंगोल के समाज के चरित्र और संरचना के हमेशा के लिए बदल डाला। तो जब उन्होंने इस तरह से खून खराबा मचाया, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, तो जो ये था कि भाई ये घुमंतु हैं, शांत लोग हैं ये यायावर लोग, तो उनका एक तरह से चरित्र चेंज हुआ, है ना। उनके इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा, है ना, और इसकी संरचना हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो यायावर साम्राज्यों के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो इतिवृत्त, है ना, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज, कुछ निर्णायक स्रोत जैसे चीनी, मंगोलीय, फारसी और अरबी भाषा में भी उपलब्ध हैं। तो इन सभी तरीकों से हमें यायावर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है ना। उनके रहन सहन, किस हिसाब से उनका साम्राज्य चलता था, कितने क्षेत्र उन्होंने विजित किया और कैसे कैसे शासक हुए, तो इन सभी को इसमें यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत से हमें पता चलता है। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है, क्योंकि यावर लोग मुख्यतः घुमक्कड़ होते हैं। ये मध्य एशिया के मंगोलों पर एक साम्राज्य स्थापना करना और भयानक सैनिक तंत्र और शासन चलाने की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। ये किसके द्वारा किया गया? यायावर साम्राज्य में जो अपना चंगेज खान था। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश से 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था, जिनमें तातर, खितान, मंचू व तुर्की कबीले शामिल थे, है ना। ये लोग पशुपालक, शिकारी, संग्राहक थे और कृषि कार्य नहीं करते थे। इन्हें मंगोल कहा गया, है ना। ये निर्जातीय और भाषाई संबंधों में मंगोलों को परस्पर जोड़ रखा था। तो ये उस तरह से मंगोलों को इसने एकत्रित किया, है ना।
स्टेपी क्षेत्रों के संसाधनों में कमी के कारण मंगोलों तथा मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार एवं वस्तु विनिमय के लिए पड़ोस में स्थित चीन में जाना पड़ता था। चीनी लोगों को यह शिकार किए गए पशु, घोड़े, फर देकर बदले में कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण लाते थे। जो इसमें जो बर्बर शब्द है ना, वो यूनानी भाषा के बारबारोस शब्द से उत्पन्न हुआ, जिसका तात्पर्य क्या था? गैर यूनानी लोग। मतलब यूनान के अलावा जो लोग थे उनको बर्बर कहा जाता था। यायावर कबीले चीन पर बार बार आक्रमण करते थे और नगरों को लूट लेते थे। उनके आक्रमणों से चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनाई। जो ये महान दीवार बनाई गई थी, ये इन्हीं लोगों से साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि ये बार बार आक्रमण करते और नगरों को लूटपाट मचाते, कत्लेआम करते, जिससे एक तरह से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है ना, साम्राज्य में भी नुकसान होता था। तो चीनी आक्रमणों की सुरक्षा के लिए, चीन की सुरक्षा के लिए चीनी शासकों ने महान दीवार बनाई, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे नाम दिया गया। चंगेज खान, जिसका नाम प्रारंभ में तेमुजिन था, है ना, 1206 में उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, है ना, और स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। इसने 1206 में कुरिल तई की एक सभा में उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किए गए। जैसे चंगेज खान की जैसे उत्पत्ति जो है, मतलब कैसे बना, तो उसका प्रारंभिक नाम जो था तेमुजिन था, है ना। 1206 में उसने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, है ना, और स्टेपी क्षेत्र का यानी मंगोल एरिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। 1206 में उसने एक सभा में चंगेज खान को सबसे कह सकते हैं कि महानायक मंगोल का घोषित किया गया। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाले थे। कुशल घुड़सवारी ने उसकी सेना में गति प्रदान की। घोड़े सवार होकर तीरंदाजी का कौशल, घेराबंदी यंत्र, नेप्था बमबारी अभियानों के दौरान हल्के चल उपस्करों का उपयोग, है ना। तो ये सब क्या था? चंगेज खान की जीत में सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं कि साथ था जो उसकी सेना का था। चंगेज खान ने मंगोलों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया, जिससे उसके सैन्य अभियानों को सफलता तय हो गई। नई सैनिक टुकड़ियों जो उनके 4 पुत्रों के अधीन थी, जिसे नोयान कहा जाता था, है ना। मंगोलियन जनजाति संस्कृत के विकास में 3 चरणों पर अध्ययन किया जाता है ना, जिसमें पहला है आपका जनजाति कबीलों का आरंभिक काल, तुर्क तथा मंगोल कबीलों में परस्पर संघर्ष, है ना, एकीकृत मंगोलियन साम्राज्य काल और बुद्ध धर्म को अपनाना। तो इस तरह से ये मंगोल जो एक तरह कह सकते हैं कि मंगोल जो थे उनका इस तरह से वर्णन किया जाता है। पहले उनका आपस में तुर्क और मंगोल के बीच में संघर्ष था, फिर चंगेज खान के द्वारा एकीकृत मंगोलियन साम्राज्य का एक तरह विस्तार हुआ, है ना, जिसने इस चीन से लेकर पूरा यूरोप तक उसने साम्राज्य फैलाया। फिर उसके बाद बुद्ध धर्म को अपना लिया गया। अपने राज्य के दूर दराज स्थानों पर परस्पर संपर्क रखने के लिए फुर्तारी हरकार पद्धति अपनाई, है ना। अपेक्षित दूरी पर निर्मित चौकियों में स्वस्थ व बलवान घोड़े, है ना, घुड़सवार संदेश वाहक तैनात थे। इसके लिए मंगोल अपने घोड़े व अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कुब प्रदान करते थे। कहने का तात्पर्य ऐसा था कि जो उनकी संचार प्रणाली थी, है ना, और ये कह सकते हैं एक तरह से जो उनके जो खुफिया तंत्र फैला हुआ था उनका, है ना, वो बहुत ही फुर्तीला था, है ना, जो हारकार पद्धति द्वारा उनका एक पूरा संचालन होता था। और अपेक्षित दूरी को तय करने के लिए उन्होंने एक चौकियों की स्थापना की, जिसमें से उन्हें बलवान घोड़े, है ना, घुड़सवार संदेश वाहक तैनात थे, जो एक तरह से कह सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेते थे और आसानी से जो जानकारी होती थी उसको पहुंचा देते थे। तो इस तरह जो उनका खुफिया तंत्र था, है ना, उनको एक तरह ये मंगोल साम्राज्य की सुदृढ़ता में सबसे महत्वपूर्ण सहायक था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह बन गया था, है ना, जिसमें एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिनकी अपने अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। कहने का तात्पर्य कि जो इतना आसान नहीं होता है जब कोई आप साम्राज्य विस्तार की नीति किसी राजा द्वारा या फिर किसी आक्रमणकारी द्वारा बनाया जाता है, तो एक तरह से कह सकते हैं साम्राज्य विस्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन जब उसमें शासन करने की बारी आती है तो भिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा उनके रहन सहन के इन सब के कारण क्या होता है कि उन पर शासन करना आसान नहीं होता है। लेकिन जो मंगोल के एकीकृत जनसमूह था, उन्होंने अंततः जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, जिनके अपने अपने संस्कृति, अपनी अपनी इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। अपने साम्राज्य पर राजनीतिक प्रभुत्व होने के बावजूद भी संख्यात्मक रूप से मंगोल अल्पसंख्यक रहे, है ना। अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए उन्होंने यास विधि संधि संहिता को अपनाया। तो इस तरह से मतलब इतना राजनीतिक प्रभुत्व होने के बाद भी जो कह सकते हैं कि जो मंगोल थे
वो शासन में अल्पसंख्यक ही रहे, मतलब उनकी जो संख्या थी बहुत ही कम थी। यास को पुराने रूप में यासाक लिखा जाता था। इसे चंगेज खान ने 1206 में कुरिल तई में लागू किया था, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, जो यास है ना, यास का अर्थ होता है विधि, नियम, अजप्त या आदेश। मतलब जो विशिष्टता की रक्षा करने के लिए, अपनी पहचान की रक्षा के लिए जिन्होंने यास विधि संहिता को अपनाया था, उस यास का मतलब होता है किस विधि द्वारा, है ना, उसका लागू किया जा रहा है, उनका क्या आदेश है, क्या अजप्ति है ना। तो यास को चंगेज खान ने कुरिल तई में लागू किया था। इसमें प्रशासनिक विनिमय जैसे आखेट, सैन्य और डाक प्रणाली का संगठन, तो इन सभी नियमों को उन्होंने आदेश के माध्यम से लिखा, जिससे उन पर शासन किया जाता था और अपनी विशिष्टता की रक्षा की जाती थी। अब ये तो हमने उसके साम्राज्य विस्तार का देखा, किस हिसाब से वो साम्राज्य में शासन करते थे, कैसे कैसे परिस्थितियों में भी वो लोगों को एकजुटता बनाए रखने में सहायता करते थे। और हम देखेंगे कि मंगोल के पतन के मौलिक कारण क्या थे। मतलब कोई भी साम्राज्य अपना जब बढ़ता है तो फिर अपने चरमोत्कर्ष में फैलता है ना। चरमोत्कर्ष में पहुंचने के बाद उसमें एक तरह से किन्हीं किन्हीं कारणों की वजह से वो उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि पतन आना चालू हो जाता है। तो मंगोलों के पतन के जो मौलिक कारण थे वो क्या थे? उनकी संख्या बहुत कम थी, वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, है ना। आपसी विरोध, अपनी सभ्यता के विजित देशों को सभ्यता में मिलाना, है ना, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना, तो ये सब क्या था, उसके मंगोलों के पतन के मौलिक कारण थे। सबसे पहला जिसमें दिया गया, उनकी जनसंख्या बहुत कम थी। मतलब मंगोल अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक थे, वो अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। कहने का तात्पर्य, जिन विजित देशों को अपने में मिलाते थे, जो उनकी प्रजा थी, उनकी अपेक्षा ये कम सभ्य थे, क्योंकि ये यायावर घुमंतु हैं, तो इनमें ज़्यादा कह तरह से सभ्यता का उतना विकास नहीं था। आपसी विरोध इनमें बहुत ज़्यादा थी। सभ्यता को विजित देशों में सभ्यता मिलाना, है ना। जिन देशों को जीतते थे, उनको अपने हिसाब से चलाने के लिए, अपनी सभ्यता के हिसाब से चलाने के लिए उन पर एक तरह से विरोध फैलता था। और साथ ही साथ मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को अपनाया जाना। जो अल्पसंख्यक थे, मतलब उनकी संख्या तो अपने साम्राज्य में कम थी, लेकिन जो अल्पसंख्यक भी थे वो भी अन्य धर्मों को अपनाते थे, जिस कारण से क्या हुआ कि मंगोलों का पतन चालू हो गया, मंगोली साम्राज्य का पतन चालू हो गया। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत होती है ना। और ये क्या होता है, साम्राज्य सब भौतिक स्थितियों को दर्शाता है। मुस्लिम साम्राज्यों के पतन के साथ साथ मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नए राजनैतिक शक्ति का उदय हुआ। चंगेज खान की मृत्यु लगभग 1227 में मंगोलों को संगठित किया। मतलब चंगेज खान ने अपने जीवन काल में मंगोलों को संगठित किया, एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब साम्राज्य बनाया। कहने का तात्पर्य ऐसे कि ये भी कहा जाता है कि चंगेज खान की मृत्यु के 10 साल तक लोगों को पता ही नहीं चला कि चंगेज खान जिंदा है या मर गया। और उसके भय से, मतलब वो जहाँ युद्ध करता था, जैसे करता था युद्ध, उसने जो कह सकते हैं नगरों को, सैनिकों को मार के उनके मृत्युदंड दे के उनकी एक तरह से दीवार खड़ी करता था लोगों की, है ना, मरे हुए लोगों को। तो उसका इतना भय था कि उसके मर जाने के 10 साल तक भी साम्राज्य सुचारू रूप से चलता रहा। चंगेज खान लगभग 1162 में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी दक्षिण अनोन नदी के पास हुआ उसका जन्म, है ना। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था, पिता का नाम येसुजेई था, है ना। ओलुन ईके उसकी माता थी और बोरेट उसकी पत्नी थी। मंगोलीय वस्तुतः जन समुदाय को निकास था। चंगेज ने इन असभ्य व असंगठित कबीलों की एक सेना बनाकर संपूर्ण एशिया महाद्वीप में भयानक लूटपाट की और उत्तरी चीन पर अपना कब्जा जमाया। कहने का तात्पर्य कि उसने उसका जो जन्म हुआ था 1162 में हुआ। उसके बाद वो अपने जो कबीले में उसके हैं तो असभ्य थे, असंगठित थे, मतलब अलग अलग रहते थे। तो उसने, चंगेज खान ने सबको संगठित किया और एक महत्वपूर्ण सेना बनाई, है ना। इतनी तेज तर्रार सेना कि उसने पूरे महाद्वीप में भयानक लूटपाट की और जो उत्तरी चीन का हिस्सा था उस पर कब्जा किया, जहाँ से उनको ज़्यादातर कह सकते हैं कि आपको नगरों में लूटपाट करके उनका खेती किसानी के हर चीज़ जो लूटते थे वहाँ उन्होंने कब्जा किया। मंगोल वस्तुतः जन समुदाय का निकाय था। चंगेज ने इन असभ्य असंगठित कबीलों की एक सेना बनाकर बहुत भयंकर लूटपाट की थी, है ना। चंगेज खान के नेतृत्व में एशियाई मंगोलों ने 13वीं से 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की तथा अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक प्रथाओं को परिवर्तित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और एक संचालन की प्रभावी पद्धतियों का स्थापना की। यह सत्य है कि चंगेज खान की सेना की शक्ति मंगोलों और तुर्कों के कुशल घुड़सवार थे, है ना। स्टेपी क्षेत्र के संसाधनों की कमी के कारण मंगोल और यायावर कबीले चीन पर लगातार आक्रमण करते थे, है ना। 1206 में तेमुजिन ने अपने सभी शत्रुओं को कैसे कैसे पराजित किया और उसको समुद्री खान और मंगोल का महानायक उसको घोषित किया गया।
मंगोल कबीले बनाकर रहते थे, जैसे हमने बताया था, और अलग अलग विशेषताओं के लिए जाने जाते थे, है ना। चंगेज खान द्वारा उनकी अलग पहचान को समाप्त करके उनको एकत्रित किया, जिससे क्या हुआ कि उन लोगों का एक तरह से जो खतरनाक जो सैनिक तंत्र बना, जिसके कारण उन्होंने महाद्वीप में लूटपाट मचाई। और मोंके चंगेज खान का पोता था, है ना। वह उसी तरह पराक्रमी था जिस तरह से चंगेज का उसने प्रशासन फ्रांस के शासक लुई नौवे को चेतावनी दी थी कि वह मंगोलों पर आक्रमण करने का दुस्साहस न करे। चंगेज खान के 4 पुत्र थे। नवविजित लोगों पर शासन करने का दायित्व उन्हें अपने चारों पुत्र को सौंप दिया। इस प्रकार 4 उलूस का गठन हुआ, है ना। तो जो उलूस शब्द है वो उलूस किस हिसाब से यार कि जिस मंगोल जिन्होंने जिन पर आक्रमण किए और उन पर शासन करने के लिए उसने अपने 4 पुत्रों को जो सौंपा उसको उलूस कहा गया। मंगोलों के अधीन इस व्यवस्था को कुबकुर कहा जाता था, है ना। मंगोल द्वारा विजित राज्यों में स्थानीय नागरिकों को नागरिक प्रशासक के रूप में भर्ती किया जाता था, है ना। परिणाम स्वरूप इस व्यवस्था से दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में सहायता मिली। कहने का तात्पर्य कि उन लोगों पर अपनी विचारधारा जो थोपने से अच्छा था कि उनको उनके प्रशासन चलाने के लिए उन्हीं लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि आमंत्रित किया गया, जिससे क्या हुआ कि ऐसे क्षेत्रों में भी शासन आसानी से चला जिन पर शासन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहीं के लोगों से उन्होंने सहायता प्राप्त की। निसापुरा के आक्रमण के दौरान मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी थी। परिणाम स्वरूप चंगेज खान द्वारा निसापुरा को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। कहने का तात्पर्य कि जो मंगोल के राजकुमार थे उनकी निसापुर के आक्रमण के दौरान उनका हत्या कर दी गई, तो चंगेज खान ने पूरे निसापुरा को ध्वस्त कर दिया, एक एक आदमी को, एक नगर को ही ध्वस्त कर दिया। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र ओगोदई का शासन लगभग 1241 ईस्वी तक चला। उसने यावर साम्राज्य का विस्तार एशिया में किया। उसकी मृत्यु 1241 में अचानक हुई थी। स्टेपी के खानाबदोश के लोग अपने नेता चंगेज खान के अधीन नगरों को बुरी तरह से लूटा और उन्हें ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक कि अनेक नगरवासी को निर्मम हत्याएं की। इसी के फलस्वरूप चीन, ईरान एवं पूर्वी यूरोप के नगरवासी इन स्टेपी गिरोहों के भय और घृणित दृष्टि से देखते थे, क्योंकि ये असभ्य थे, असंगठित थे। चंगेज खान की महत्व इस बात से आंकी जाती थी कि तैमूर ने स्वयं को चगताई वंश के आधार पर चंगेज खान का वंशज बताया। मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, कबीलाई लड़ाइयों और चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते बाजारों को पुनः स्थापित किया। इनका शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था। आधुनिक युग में मंगोल एक स्वतंत्र राष्ट्र है। 1921 में मंगोलियाई गणराज्य की स्थापना हुई। आज के मंगोलिया में चंगेज खान के महान राष्ट्र नायक के रूप में देखा जाता था और वह मंगोल के लिए एक आराध्य है, जैसे अपने यहाँ कह सकते हैं कि महात्मा गांधी। तो इस तरह से हमारा ये आज का 5वां अध्याय कंप्लीट हुआ। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनको भी लाभ मिले। और अपना प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों को।